देखिए यहां पर तालियों के साथ आप समझ गए होंगे कि पुणे की जनता में आखिर कितना जोश है। जी हां, ये वही पुणे है जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर, महाराष्ट्र का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर और साथ साथ ये आईटी हब भी है। यहां की अगर बात करें तो पुणे लगातार बीजेपी का एक अभेद खिला रहा है, यानी कि बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन इस बार अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो पूरा जोर महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगाया गया। तो इस बार यहां की वोटर्स, यहां की जनता क्या सोचती है, क्या मुद्दे हैं, क्या सवाल यहां पर बैठे लोग करने वाले हैं तमाम सियासी दलों से, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच बहुत बयानबाजियां बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो हो रही है। और इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की तरफ से टीवी9 से एक्सक्लूसिव बातचीत के बाद एक वो बयान दिया गया है, एक वो कसम खा ली गई है जिसके बाद चर्चा बहुत ज्यादा गर्म हो गई। और वहीं जो बैग चेक किया गया था उद्धव ठाकरे का, इस पर भी सियासत गरमाई हुई है। कैसे इसके बाद एकनाथ शिंदे से लेकर अजित पवार, इन तमाम नेताओं के बैग भी चेक किए गए हैं। इसको लेकर अब बीजेपी ने क्या कहा है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। यहां की जनता के क्या सवाल है वो हम सवाल यहां पर उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज के बड़े मुद्दे क्या है, इस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। तो आज के बड़े मुद्दों पर सबसे पहले एक नजर, पुणे का चुनावी समीकरण आखिर किस पक्ष में, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लोग क्या सोच रहे हैं, महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति, कौन है ज्यादा मजबूत। इसके अलावा औरंगजेब, मुस्लिम आरक्षण, आखिर इन बयानों का कितना असर पुणे में नजर आ रहा है। आघाड़ी के साथ उलेमा बोर्ड, जी हां, समर्थन का ऐलान किया गया है आघाड़ी के नेताओं को। क्या इसके बाद जो चुनावी समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आएगा। और साथ साथ जैसे मैंने जिक्र किया, बैग चेकिंग पर जमकर कल हमने देखा शिवसेना की तरफ से इस पर सियासी बयानबाजी की गई है। इसके बाद अब किसको फायदा मिलेगा, यह बड़ा सवाल। और क्या महाराष्ट्र चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया है, क्योंकि लगातार जो आरोप है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ध्रुवीकरण के लगाए जा रहे हैं। और साथ ही मराठा आरक्षण की बात करेंगे, यहां पर क्या मुद्दे हैं लोगों के, उस पर हम बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं मंच पर तमाम जो खास मेहमान हैं उनको बुलाना चाहूंगा, एक एक करके स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले बीजेपी से कुणाल ठिक्कर साहब, मैं आपको बुलाना चाहूंगा, मंच पर आइए, जोरदार तरीके से आप स्वागत करिए, जोरदार तालियों के साथ। और अब एमएनएस से मैं बुलाना चाहूंगा योगेश खैरे साहब को, मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रदीप देशमुख साहब जो कि शिवसेना अजित पवार गुट से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तालियों की आवाज यहां पर कम नहीं होनी चाहिए। जयदेव गायकवाड़ जी जो कि एनसीपी शरद पवार गुट से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही परेश खानगे साहब जो कि उद्धव ठाकरे गुट से हैं, वो भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से जो प्रवक्ता है वो भी यहां पर बैठे हुए, मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाना चाहूंगा अमित शाह और उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या सियासी बयान दिए गए हैं, ये आप देखिए। पहले एक अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप किसको पसंद करोगे भाई? महाराष्ट्राच्या लुटारूंना ही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणार नाही, अथवा मदत करणाऱ्यांना देखील मदत करणार नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन बोलतोय की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचं एक वाक्य मला असं दाखवा की या देशातले सगळे मुसलमान गुन्हेगार आहेत। हा मुद्दा फक्त देशप्रेमी आणि देशद्रोही। तो आप देखिए उद्धव ठाकरे को आपने सुना, साथ ही अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया, महाविकास आघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब कहा गया। हम इस पर बात करेंगे, जनता से पूछेंगे कि उनके क्या विचार हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री यहीं पुणे में मौजूद थे और उनकी तरफ से यह कहा गया कि एक बार फिर से अगर महायुति की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार, तो अगले 5 साल पुणे के लिए विकास की उड़ान वाले होने वाले हैं। तो आखिर इस पर यहां पर मौजूद जो जनता है उन्हें कितना विश्वास है प्रधानमंत्री तरफ से जो कहा गया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इसके बाद पुणे का जमकर विकास होगा, कितना विश्वास है उनके बयान पर? नहीं, विश्वास तो उनके ऊपर बहुत है, इसलिए जब वो कहते हैं कि ये रेवड़ियों की सरकार बिन काम की है, तो आज महाराष्ट्र के लोगों को वही सोच में
में पढ़ चुके हैं कि एक राज्य में अगर वो कहते कि ये रेवड़ियों की सरकार है, उनको आप मत दीजिए। आप संक्षेप में बोलिए, बोलना क्या चाहते हैं? तो बोलना ये चाहते कि वो प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी एक तरफ रेवड़ियों पर सवाल उठाते, आप क्या बोल रहे हैं? क्या विकास हुआ है पुणे में? पुणे में सिर्फ मेट्रो का विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ है पुणे में? महायुति बोल रही है 2.5 साल में बहुत विकास किया। रस्ते का कुछ ये है क्या? सब मुश्किल हो गए बैठे कोई भी पुणे का उपनगर ठीक नाही आहे. सगळीकडे वाहतूक कोंडी झालेली आहे, कचऱ्याची समस्या आहे. काय केलंय यावेळी 10 वर्ष या सरकारने, मोदी सरकारने काय केलं दाखव. आप क्या बोल रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये सब वोटिंग के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके वोटिंग मांगते, काम कुछ नहीं करते, ना डेवलपमेंट करते. हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते लेकिन काम कुछ नहीं करते, आप क्या बोल रहे हैं? ये देखो, आईटी इंडस्ट्री पूना का मेन हब है. ये आईटी इंडस्ट्री यहाँ से छोड़ के जा रहा है, तो कहाँ क्या विकास है हुआ है? हाँ, कहाँ विकास हुआ है? और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेना है और सबको फंसाना है, ये काम बीजेपी का है. आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने का नाम लिया था. स्मार्ट सिटी जाने दो, ये हार्ट ऑफ सिटी है. हार्ट ऑफ सिटी में देखेंगे गटर नाले है, ये नदी है, ये गटर नाला. अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? फिर मैं नेताओं से जवाब लूंगा. पिछले 10 साल से जो है उनकी सत्ता है, उनकी पावर है, और वो आके बोल रहे हैं कि अभी हम लोग इसका विकास करेंगे. 10 साल से आपने किया क्या है? बीच में 2.5 साल तो उद्धव ठाकरे थे ना. हाँ, तो आप 7.5 साल की बात करिए ना, उसके ऊपर क्या है. और तब कोरोना था, और कोरोना में हम लोगों ने जो है पूरी तरह, और उसको यूएनओ भी उसको. चलिए, आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जितनी भी पार्टी है वो सब अपनी पार्टी के फायदे की बात करे, महाराष्ट्र के और पुणे के फायदे की कोई बात नहीं करे. वो सिर्फ बात करे सिर्फ राज साहब ठाकरे. चलिए, जवाब दीजिए, बीजेपी से जवाब. जनता को आपकी बातों पर विश्वास नहीं है. देखिए, मैं सबसे पहले जो आपने अभी जो क्लिप सुनाई उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी कौन आगे बढ़ के लेके जा रहा है, तो वो बीजेपी महायुति की सरकार लेके जा रहा है. युवा कल्याण हो, महिला कल्याण हो, गरीब कल्याण हो और किसान कल्याण. युवाओं के मैं लिए, आपसे ये बोलना युवाओं चाहूंगा, के लिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का. मैं आपको थोड़ा रोक दूं. मैंने सीधा सवाल पूछा जनता से, जो कल प्रधानमंत्री ने बोला कि पुणे में क्या विकास हुआ या नहीं हुआ, कितना विश्वास है. पुणे में बोल रहे हैं सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम तो लिया जाता पुणे है, में आप इधर लेकिन देखें, काम कुछ नहीं हो रहा है. ये जनता बोल रही है, मेट्रो ये मैं नहीं बोल रहा हूं. दौड़ रही है, इस पर आप जवाब दीजिए. मेट्रो दौड़ रही है. मेट्रो के आने के बाद लोकल ट्रांसपोर्ट में बढ़ावा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, जॉब्स आ रहे हैं, उसके वजह से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट. जनता झूठ बोल रही है. लोगों को सबसे जनता ज्यादा झूठ बोल रही है क्या? आप बोलिए. मेट्रो एक है, ओपनिंग 4 बार हो गई है. ये खर्चा कहाँ से? सब सर्वसामान्य जनता से खर्चा. देखो, आप क्या बोल रही हैं? अगर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सब विकास हुआ है, तो ये विकास हुआ है तो यहाँ पे महिला कहाँ सुरक्षित है? यानी कि महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है. महिला सुरक्षा का बताइए. मैं आपको बोलता हूं कि मुझे ऐसा कौन सा मुद्दा आपको दूसरे शहर में है जो इधर नहीं है. सब शहर में मुद्दे हैं, बट पुणे में, लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा, पुणे में हमने जो डेवलपमेंट लिया है, जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, सीसीटीवी का पूरा एक वेब हमने पुणे शहर में निर्माण किया है. अभी कल ही एक बयान में शरद पवार ने बोला कि इस साल 900 क्राइम महिलाओं के खिलाफ महाराष्ट्र में रजिस्टर किए गए. सर, महाराष्ट्र में 900 क्राइम हुए हैं, तो बाकी राज्यों में जाके देखिए कितना क्राइम है. अगर बीजेपी महायुति की सरकार नहीं रहती तो 900 के 9000 क्राइम होते महाराष्ट्र में. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके टाइम में कितने क्राइम हुए थे, उनके टाइम में कितने रेप केसेस हुए थे, उनके टाइम में कितने मर्डर केसेस हुए, वो देख ले. शिवसेना उद्धव ठाकरे को जवाब दीजिए. चलिए, मैं ऊपर आता हूं. आपको अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो हर एक सवाल कंपैरेटिव एनालिसिस किए नंबर्स के हिसाब से. कंपैरिजन कर रहे हैं तो इनको ये बताना चाहिए कि इनके जो गृह मंत्री है वो सुरक्षित नहीं है, इनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है. इसलिए आप देख रही है ये लोगों को क्या सुरक्षा देंगे, सामान्य लोगों को क्या सुरक्षा देंगे. इस पर आप बोलिए. ये इनके जो गृह मंत्री है, इनको ये वो सुरक्षित नहीं है. अगर वो सुरक्षित नहीं है तो सर्वसामान्य जनता कहाँ पे सुरक्षित है, ये बताइए आप. ये इन्होंने इधर भूमिका माननी चाहिए. चलिए, ठीक है. आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए, फिर अगले मुद्दे पर. सर, माइक छोड़िए. अभी ये बोल रहे थे कि इनके होम मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है. आपका महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट था, तो आपके तो गृह मंत्री अंदर गए. हाँ, ठीक है, आप कुछ बोलो.
हर पार्टी का एजेंडा मुझे ऐसा लग रहा है कास्ट पे या इसके ना हो, विकास बोले तो हर आदमी का जो लास्ट में खड़ा है उसको। क्या बोल रही हैं आप? मराठा आरक्षण का बात कर रही हैं? कोई भी आरक्षण के वजह से अगर रोटी कपड़ा मकान और मेरे को एजुकेशन मिल रहा है तो उसके लिए जो पॉलिसी बननी चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट बनती है। ये छोड़ के बाकी सब मुद्दों पे बहुत चर्चा होती है। मुझे यही कहना है कि सुरक्षित कब होता है? जब मुझे मेरा खाना मिलता है। अगर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा मैं तो कैसे मैं किस बाकी सब। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? मनोज जरांगे को पूरा गृह मंत्रालय से जो मारहाण हो गई, वहां का उसके गांव में जाके उसका सब नेस्त नाबूद कर दिया, इस पे के बारे में कोई बात नहीं। आप मराठा आरक्षण के बारे में बोल रहे हैं? आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो भी इनके हाथ में। आप बोलिए एक एक करके सबसे जवाब। मैं एक एक करके सबसे जवाब लेना चाहूंगा, वहां से शुरुआत कर रहा हूं। शरद पवार गुट, आप बताइए, मराठा आरक्षण के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आरक्षण है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, उसके बारे में खाली पीली लोगों का कंफ्यूजन मत कीजिए। मैं ये बात कर रहा था। नहीं, सवाल वहां से सुनिए, बोल रहे हैं कि कोई मराठा आरक्षण के सब्जेक्ट बारे में चालू है कि सवाल वहां से आया। पूना में महाराष्ट्र में विकास हुआ क्या नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि पूना में भी नहीं और महाराष्ट्र में भी नहीं, विकास एक आभास है। हेलो, विकास का आभास है। ये मेट्रो चलती है, मेट्रो में कितने लोग ट्रैवल करते हैं? समझो 50,000 करते हैं। और पैसे सुनो, विकास जरूरी है, लेकिन यहाँ पर मराठा आरक्षण का भी जिक्र किया जा रहा है। उस पर आप मराठा आरक्षण देना चाहिए। मराठा आरक्षण देना चाहिए। हाँ। लेकिन ये जवाबदारी केंद्र सरकार की है। आप क्या बोल रहे हैं? देखो, मोदी साहब ने जब वो सत्ता पे आए थे 2014 में, तो मोदी साहब ने चलो चले छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, ऐसा उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन उन्होंने इसके साथ अरबी समुद्र में, जहाँ की हमारे मुंबई है कैपिटल, उधर उनका इंटरनेशनल स्मारक बनाने की बात कही थी। अभी मैं दूर से कैमरा देख के भी ये देखता हूँ तो कहीं वो जवाब दीजिए, बीजेपी से जवाब अरबी समुद्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मेमोरियल बनने वाला था, जिसका भूमि पूजन हुआ, उसका अभी थोड़ा एनवायरमेंटल क्लियरेंस के वजह से थोड़ा अटक चुका है। और कई एनवायरमेंटल एजेंसीज ने जो अपोजिशन फंडेड एनवायरमेंटल एजेंसीज है, उन्होंने उसको अपोजिशन किया है। यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने में दिक्कत की है। जनता अपोजिशन के फंडेड जुमला है। और जो पुणे में बना दे रही है। सुन लीजिए, यहाँ से क्या आवाज है जनता की? जो बेरोजगारी है इतनी बड़ी है, ये बेरोजगार के लिए अभी ये ना इधर प्रकल्प गुजरात ने मोदी ने भगा दिया, उधर गुजरात का। आप क्या बोल रहे हैं? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासाठी तुम्ही जाहीर केलं। आप हिंदी में अगर बोलिए प्लीज, हिंदी सगळ्या परमिशन हिंदी में अगर बोलेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा प्लीज। शिवाजी महाराज का जो स्मारक है उसके ओपनिंग के लिए आपने सब परमिशन ली थी, ये आपने बोला था और फिर ओपनिंग की थी। आप झूठ बोल। आप किससे सवाल? बीजेपी से। बीजेपी से। चलिए जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। महाविकास आघाड़ी फंडेड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उसका विरोध करके पूरा जुमला बना रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को इन्होंने पूरी तरह से जुमला बना दिया नहीं है। चलिए अजय पवार गुट, मैं अजय पवार गुट, एमएनएस के पास आऊंगा। वो सरकार में जागतिक वारसा नामांकन के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी के 12 किलों का नाम निर्देशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। पिछली कई गवर्नमेंट आई, पहली बार यह नाम निर्देशन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों का संवर्धन ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उसके लिए हम लोग काम करें। शिवनेरी में उनका स्मारक पर सवाल है, स्मारक का भी काम होगा, आरक्षण पर सवाल है, स्मारक का काम होगा। आप भी आए, मैं भी आऊँ, पूरा भारत नहीं पूरा जग देखेगा इतना अच्छा स्मारक महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये छत्रपति इन लोगों ने शिवाजी महाराज के पुतले में भी भ्रष्टाचार किया। सुनिए, इन लोगों ने अभी का जो सरकार ने महाराष्ट्र, अभी का महाराष्ट्र सरकार ने पुतले में देखिए पैसा खाया, भ्रष्टाचार किया। अरे ये बड़ा मसला उठाया, इस पर जवाब। शिवाजी महाराज का पुतला गिरना सबसे बुरी बात है। सिंधुदुर्ग का जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला शिवाजी महाराज बना दिया है। जो राज ठाकरे साहब ने हर एक बार बीजेपी शिवाजी महाराज का पुतला गिरना ये सबसे शर्मनाक बात है।
शिवाजी महाराज का पुतला गिर रहा है ना। चलिए बीजेपी से जवाब और उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रायगढ़ किला है वो बरसों से ऐसा ही पड़ा था, उधर बहुत नुकसान हुआ था। सुनिए शिवाजी महाराज का छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतला के बारे में दुर्घटना हुई, इन लोगों ने शिवाजी महाराज जो महाराज का मेरा शरद पवार नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूँ सुनिए, मेरा सवाल आपसे, आपने रायगढ़ किले का मसला उठाया। छत्रपति रायगढ़ किले की बात नहीं है, बात है शिवाजी महाराज का पुतला किसने गिराया, क्यों शिवाजी महाराज का पुतला। सुनिए, शिवाजी महाराज का पुतला गिर रहा है, सबसे बुरी बात है। इनको प्रश्न पूछा, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, शिवाजी महाराज का पुतला गिर रहा है, सबसे बुरी बात है। उससे बढ़िया मेरा एक सवाल करने का मेरा एक सवाल सुनिए। महाविकास अघाड़ी से एक सवाल है। इस पूरी घटना पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से माफी की मांग की गई थी प्रधानमंत्री से, उन्होंने इस घटना पर माफी मांगी, तो फिर अब नहीं मांगी माफी, नहीं मांगी उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है ये घटना ये बकायदा ऑन रिकॉर्ड्स मीडिया में भी ये बात बता रहा हूँ, आपको बता रही है ये मुद्दा क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कोई भ्रष्टाचारी है, जो कोई भ्रष्टाचारी है, जो कोई भ्रष्टाचारी है, उनको इन्होंने भ्रष्टाचारियों को खुलेआम छोड़ दिया है। ये बात बहुत ही शर्मनाक है। जिन्होंने एक सेकंड जनता को सुन, ये पूछना है कि शरद पवार इतने साल महाराष्ट्र में सत्ता में रहे, उन्होंने मराठा आरक्षण क्यों नहीं दिया? जब देवेंद्र फडणवीस आए उन्होंने मराठा आरक्षण दिया, लेकिन शरद पवार ने एक बार भी मराठा आरक्षण नहीं दिया। जवाब दीजिए शरद पवार को। मैं जवाब देता हूँ, सवाल हो गया ना, हम जवाब देते हैं। हुआ उसका जवाब मराठा आरक्षण की बात जब हमारे शरद पवार साहब जो सत्ता में थे उस वक्त इसी तरह से नहीं निकला था, पहली बात। लेकिन पवार साहब ने ये रिजर्वेशन की पॉलिसी में इतना किया है कि भटका काना दिला प्रश्न उपस्थित झाला नव्हता। मराठा को आरक्षण क्यों नहीं दिया शरद पवार? बोल दिए फडणवीसांनी नाही दिलं। मराठा आरक्षण आडलं कुठे? मराठाओं को हम आरक्षण देंगे और मराठा आरक्षण देंगे। ऐसे जब शरद चंद्र जी पवार बोलेंगे तब एक एक करके मराठा चालू है यहाँ पे। मराठा आरक्षण देना है तो केंद्र सरकार ने वो 50% की जो डेडलाइन डाली है वो डेडलाइन निकालनी है, केंद्र सरकार ने। एक मिनट, केंद्र सरकार पर डाल रहे बीजेपी, फिर अगले मुद्दे पर आऊंगा मैं। केंद्र सरकार मैं आपको बोल रहा हूं, अगले मुद्दे पर आपके पास आऊंगा। मराठा आरक्षण हम देंगे, वो कोर्ट में टिका सकेंगे। जब शरद चंद्र पवार जी ये बोलेंगे तब हमसे बात करने के लिए आओ, ये मैं बात करना चाहता हूँ। तब हमसे बात करने के लिए आओ। शरद पवार जी जब ये बोलेंगे तब हमसे बात करने के लिए आओ। चलिए मैं अगले मुद्दे का रुख करता हूँ। देखिए और मराठा आरक्षण का मुद्दा आया, शिवाजी महाराज रायगढ़ की चलिए एमएनए साहब बोलिए, अपनी बात बोल दीजिए। शिवाजी महाराज का जो स्मारक है और मराठा आरक्षण, दोनों बातों में महाराष्ट्र की जनता को फंसाया जा रहा है। दोनों बातें ये नहीं कर रहे। मेरा चैलेंज है, अभी ना महाविकास वाले ना महायुति वाले, दोनों नहीं कर रहे और दोनों नहीं करेंगे। मेरा अभी सवाल है, महाविकास आघाड़ी की पंचसूत्री आई है, उसमें एक उन्होंने कहा है कि हम 50% का लिमिट बढ़ाएंगे। राज्य सरकार को अधिकार है कि 50% का लिमिट बढ़ाना। बोल रहे हैं कि सब गोलमोल बोल रहे हैं, मराठा आरक्षण पर और शिवाजी जी की जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है उस पर सब गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि मराठा आरक्षण शरद पवार साहब ने नहीं, थोड़ा तेज बोलिए। पवार साहब सीएम थे, केंद्र में उनकी सरकार थी, तो उन्होंने 10, 20, 15 साल में क्यों मराठा आरक्षण क्यों नहीं दिया? उन्होंने क्यों नहीं कर रहे? मैं बोल रहा हूँ, जब शरद पवार साहब सीएम थे तब ये मराठा आरक्षण का मुद्दा उठ ही नहीं गया था। चलिए ठीक है, लगातार एनसीपी अगले मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पर हमने सबसे बात कर ली है। अगला मुद्दा यह है कि अमित शाह की तरफ से महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा गया और औरंगजेब फैन क्लब कहा गया, और साथ ही साथ उलेमा बोर्ड की तरफ से आज एक बड़ा ऐलान किया गया है। उसकी तरफ से महाविकास अघाड़ी
महाविकास आघाड़ी को समर्थन की बात कही गई है। मैं पहले जाना चाहूंगा लोगों के पास, ये जो औरंगजेब फैन क्लब और उलेमा बोर्ड की तरफ से महाविकास आघाड़ी को समर्थन की बात, क्या मैसेज आप लोगों में जा रहा है? मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, विधानसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, पुण्य भूमि की गली गली मेरी वृंदावन बन जाएगी। काशी मथुरा और पुण्येश्वर ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है। बोलो जय श्री राम। आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? नारेबाजी बिल्कुल नहीं। मैं 25-30 साल से देख रहा हूँ राजनीति, लेकिन सबसे ज्यादा गंदा राजकारण ये भाजपा ने किया। जाति, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? जाति धर्म का राजकारण खाली भाजपा ने 10-15 साल में जो किया है बहुत गंदा किया है, पूरा सब जानते। लेकिन जो महायुति है, जो बीजेपी है, वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही, बोले तुष्टीकरण ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सबसे जाति धर्म का राजकारण भाजपा ने किया है। जवाब दीजिए, बीजेपी से जाति धर्म की राजनीति का आरोप आप पर लगाया जा रहा है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, औरंगजेब फैन क्लब क्यों कहते हैं? कमलनाथ की गवर्नमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पे बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पे जब योगी आदित्यनाथ जी ने मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम बनाया, तब उधर की कांग्रेस और समाजवादी पक्ष ने उसका विरोध किया। तब हमने क्यों नहीं उनको बोलेंगे औरंगजेब? जवाब दीजिए। धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है। मैं एक ही बात कहूंगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो महाविकास आघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब कहा गया, इस पर भी जवाब। उनको औरंगजेब फैन क्लब कहा गया, हमारी तरफ से भी सुनिए ना रिप्लाई। जय श्री राम, हाथ को नहीं काम, हमारे काम धंधे का सुनिए। इलीगल हाथ को नहीं काम, हमारे उद्योग धंधे चले गुजरात के नाम। राष्ट्रवादी वालों ने धर्म के बारे में बोलना नहीं है। देश का बंटवारा कांग्रेस ने धर्म के नाम पे किया है, आपको अधिकार नहीं है धर्म। अरे 70 साल की राजधानी अभी बताओ, अभी के युवाओं को 70 साल की राजधानी। एनसीपी शरद पवार गुट, आपसे बोलिए। हाँ बोलिए, जो इन्होंने बात बोली इस पर जवाब दीजिए। भाजपा का सरकार, भाजपा के लोग कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान नहीं चाहते। आपने भाजपा के लोग संविधान नहीं चाहते, भाजपा को धर्म निरपेक्षता नहीं चाहिए। संविधान का मसला उठा रहे हैं, धर्म निरपेक्षता नहीं चाहिए, आप बोलिए। आप धर्म लाना है, कांग्रेस वाले नहीं चलेगा। स्वतंत्र दिया, ये किसी ने दिया? कितने बलि किए, कितने को? ये स्वतंत्र में है, सिर्फ स्वतंत्र में भाजपा नहीं थी। स्वतंत्र के लड़ाई में कि बेसिकली बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या अर्थ है? अरे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन बटेंगे कहाँ? जवाब दीजिए। आपने बीजेपी से सवाल पूछा बढ़ेंगे। ये सवाल बीजेपी से आप क्यों जवाब दे रहे हैं ठाकरे को? मैं बता रहा हूं। नहीं, ये सवाल उनसे पूछा। इसका एक ही अर्थ हम समझते हैं कि देवेंद्र जी साहब ने भी ऑन रिकॉर्ड बोला है, जब भी महायुति, भारतीय जनता पार्टी महायुति का सरकार का उद्देश्य रहेगा, वो विकास का उद्देश्य रहेगा, सबको एक साथ लेके जाना है। और संविधान में जो लिखा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस टू ऑल द रिलीजन, टू ऑल द माइनॉरिटीज। संविधान पे बात आई है तो मैं एक बात इसलिए किसी को भी बटाना नहीं है, सबको एक साथ चलना है, सबको एक साथ चलना है। यानी कि किसी को भी ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना है, किसी बोर्ड को ज्यादा पैसा नहीं देना है। एमएनएस आपको क्या बोलना है? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? एक ही धर्म का तुष्टीकरण करना, ये मतलब है उसका। तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को एक एक करके एमएनएस को सुन लेते हैं ना, बताइए आप। ये एक ही धर्म का तुष्टीकरण करना, ये सेक्युलरिज्म है क्या इनका? और औरंगजेब फैन क्लब जो है वो उसका उधर आपको देखना है तो दूल्हे में जाके देखिए। जवाब दीजिए। महाविकास दूल्हे में जाके देखिए। उलेमा बोर्ड की तरफ से आज ही बकायदा प्रेस रिलीज जारी करके महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को समर्थन का ऐलान किया गया है। जवाब दीजिए, क्योंकि मुद्दा ये भी उठा रहे हैं। संविधान पे बात आई है तो मैं ये बात बताना चाहूंगा, संविधान पे बात आई है, वक्फ बोर्ड पे संविधान का आदत आता है तो संविधान पे बात आई है। तो जब भी प्रधानमंत्री मोदी साहब अगर अपना लोकसभा का बाहर निकलते निकलते उनको पैर पड़ के निकले, तो फिर वो बाद में अभी नया संसद भवन बांध दिया उन्होंने। अभी उन्होंने संविधान के पैर पड़ा है, वो नया संविधान बनाने जा रहे हैं क्या? ये बात बताइए। आपसे सवाल बताइए पूछा गया। नाना पटोले जी को उलेमा बोर्ड के पत्र को जवाब देना जरूरी क्यों लगा उनको जवाब देना जरूरी? चलिए इस पर हम बात करेंगे। ये लोग संविधान के बात निकली। चलिए आप संविधान पर बोलिए, फिर महिलाओं के पास आऊंगा। देखो, पिछले कई साल से संविधान के विरोध में इन लोगों ने बात की। सुनिए कि पिछले इतने साल में संविधान के खिलाफ भाजपा के लोगों ने बात की।
भाजपा का या नरेंद्र मोदी साहब का जो अर्थ सलाहकार था विवेक देबरॉय, इसने कहा अगर हमारे 400 के आगे सदस्य निकलेंगे तो हम संविधान बदल देंगे। नहीं देखिए मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अनंत कुमार हेगड़े बोले अच्छा आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, जनता से लोकसभा में जनता को सम्मानित किया गया था। एक सेकंड यहाँ सुन लेते, क्या बोल महाविकास आघाड़ी वाले इतना कॉन्ट्रास्टिंग बातें कर रहे हैं, ये खुद ही बोल रहे हैं। क्या कॉन्ट्रास्टिंग बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं विरोधाभासी? मोदी जी संविधान का मतलब संसद को उन्होंने नीचे झुक के प्रणाम किया और ये बोल रहे हैं कि संविधान बदलेंगे। और दूसरा चीज ये बोल रहे कि ये हमारे यहाँ पे हमारी जब कांग्रेस की सरकार आती है महाविकास आघाड़ी की, इन लोग आंदोलन नहीं करते। तो इन्होंने इसका जवाब देना चाहिए कि सिर्फ भाजपा का गवर्नमेंट आता है या महायुति का आता है तो फिर महिलाओं पे बात आती है तो ये आंदोलन करते हैं, महिलाओं पे बात आती है तो ये आंदोलन नहीं करते हैं, महिलाओं पे बात संविधान कभी भी बदल नहीं सकता। यही बैक नैरेटिव लोकसभा में चला है, वापिस शायद उनकी वही कोशिश चल रही है। बोल रहे संविधान को लेकर आप लोगों ने फेक नैरेटिव लोकसभा में चलाया और अभी वही कर रहे हैं। फेक नैरेटिव वर्ड ही इन्होंने लाया है। संविधान संसद भवन का पैर पड़े और बाहर निकले, नया संसद भवन लगाया। कितने बार वो संसद भवन की बात करे भाई, मेरा आगे संविधान तो आगे बढ़ाना चाहिए। अभी हमारा एक ही नैरेटिव है। मेरा बीजेपी से सवाल है, आपको 400 क्यों चाहिए? 400 क्यों चाहिए से बताइए आप। क्यों नहीं चाहिए 400? क्यों चाहिए थे 400? संविधान बदलने के लिए टारगेट हो सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बदलने के लिए चाहिए थे टारगेट। आप ले लेते, इसका अगले मुद्दे पर आएंगे। हमारा टारगेट क्यों नहीं 400 हो सकता? 500 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन हमारा इलेक्ट्रल टारगेट है वो। चलिए अब अगले मुद्दे 400 क्यों चाहिए? शर्मा जी कल ही महाविकास आघाड़ी के एक नेता ने, वैसे तो हम लोग पूरी लड़ाई पूरे सीटों पर कर रहे हैं लेकिन हमको 175 चाहिए बोल रहे हैं, तो ये क्या पूरा उनको भी कुछ बदलना है इसलिए कर रहे हैं क्या लड़ाई? अरे चलिए झूठ मत बोलिए। राज्य में बदल सकते हैं क्या? संविधान राज्य में बदल सकते चलिए ठीक है, इस पर चर्चा की। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरह के बयान इस वक्त महाराष्ट्र इलेक्शन में देखने को मिल रहे हैं, क्या ये जो माहौल है वो हिंदू मुस्लिम वाला बनाया जा रहा है क्या? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी हो महायुति हो, मैं एक ही चीज दे रहा, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गठ और अजित दादा पवार गठ ये जात भेद पे मत ले रहे, लेकिन मैं बोलता हूँ बड़ी बात जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब दीजिए। जिसको महाराष्ट्र के राजनीति की इतनी सी बार भी अकल है ना, वो कभी अजय दादा पर जातिवाद का आरोप नहीं करेगा। अजीत दादा डेवलपमेंट मैन है और रात दिन खाली महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए सोचते, तो उन पर आते ही आप लोग सहन नहीं करेंगे। मैंने प्रश्न पूछा अजीत दादा कभी भी जिंदगी में जातिवाद नहीं कर सकते। क्यों जरूरी पड़ा? नाना पटोले जी को उलेमा बोर्ड का उत्तर देना क्यों जरूरी पड़ा? में जातिवाद नाना पटोले जी को उलेमा बोर्ड को जवाब दीजिए। जरूरी पड़ा? तब तक इनका कोई पटोले का जिक्र किया है, कांग्रेस के नेता का जिक्र किया है, हमारे साथ महाविकास आघाड़ी से। आप जवाब दीजिए। नाना पटोले ने जो आश्वासन दिया आरक्षण को लेकर मुस्लिम, उसका वो जिक्र कर रहे हैं, जवाब दीजिए आप जल्दी से। वो नाना पटोले का जिक्र कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं कि क्यों आश्वासन जो मांग की गई थी उलेमाओं की तरफ से उस पर आश्वासन क्यों दिया गया? देखो हमारे वो इस पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हम संविधान से चलते हैं। नाना पटोले एक आदमी का तय नहीं करने वाला हूँ। नाना पटोले ने जो बात की है, इनके पार्टी में कोई है नहीं क्या? में आने के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? सुनिए वो बड़े नाना पटोले कोई एक आदमी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू चलिए ये बोल रहे हैं कि ये संसदीय पॉलिटिक्स में नाना पटोले के बारे में पूछते, उनकी पार्टी उनको सीरियसली नहीं लेती। आप क्या उनको पूछते हैं? यहाँ से एक सवाल लेते हैं, आप क्या बोल रहे हैं? एज बीइंग एजुकेटेड पुणे का एक रहीवासी होने के बावजूद मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका विकास पूरी तरह से यहाँ के उपस्थित सभी नागरिकों को, सभी पार्टी के दलों के सभी विधायकों को, या थोड़ा जल्दी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? मालूम है कि पुणे का विकास आदरणीय अजय दादा पवार ने बड़े जोरों शोरों से किया हुआ है और ये सभी तय करेंगे कि उन्होंने कभी जाति पाति का राजकारण कभी किया नहीं।
उन्होंने सिर्फ विकास का राजकारण किया। पूना पिंपरी में- चिंचवड का पूना मॉडल में अगर ये मेट्रो पूरे चालू महाराष्ट्र किया में है तो फेमस है। मेट्रो का पिंपरी टिकट चिंचवड कम है, उसका पार्किंग का टिकट ज्यादा है। नाम अजीत दादा पवार है, उनका नाम बदनाम करने से कुछ नहीं मिलेगा। अजीत दादा डेवलपमेंट कर कौन कर रहा है बदनाम, कौन कर रहा है? महायुती आप क्या बोल रही हैं? विकासाचा वादा हिंदी में मैं यही बोलना चाहूंगी कि अजीत दादाजी ने पालक मंत्री कब से है तब से पूरा इसका फायदा मिलेगा क्या महायुति को यहाँ? अजीत दादा के काम का 101% फायदा होगा। आप क्या बोल रहे हैं? मैं इतना बोलना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में 2.5 साल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कितना बड़ा विकास किया जो गरीब लोगों तक पहुँचे। 2.5 करोड़। चलिए ठीक है, आप शिंदे गुट से जाहिर सी बात है जवाब दीजिए। बोल रहे हैं कि अजीत पवार ने, क्योंकि वो यहाँ पर पालक मंत्री भी है, वो पुणे के, उन्होंने काम किया, वो गार्जियन भी है। एक अच्छे नेता है थे, लेकिन अजीत दादा सुनिए, लेकिन अजीत दादा गलत कैंप में गए, बीजेपी के साथ गए। आप क्या बोल रहे हैं? हमारा कंडेम ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आपने यहाँ पे जगह नहीं दी, सबसे पहली बात। दूसरा ऐसा है कि यहाँ पे जो आप मौका दे रहे हो वो सब भारतीय जनता। मैं सबको मौका दे रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं सबको मौका दे रहा हूँ। आपका मुद्दा क्या, बोलिए ना, मुद्दा बताइए। आप एलिगेशन मत लगाइए। मैं सबको मौका दे रहा हूँ, पीछे तक जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप बोलिए। मेरा सवाल सीधा बीजेपी से है। सवाल पूछे। सीधा बीजेपी से सवाल है कि इनका कहना, जातिगत जनगणना के बारे में इनका कहना क्या है? और चलिए जवाब दीजिए, बीजेपी जवाब दीजिए। जाति जनगणना को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, मुद्दा महाविकास आघाड़ी बना रही है, बताइए। क्वेश्चन क्या है? जवाब दीजिए जल्दी। देखिए, वक्त कम है। हमारे लीडर्स ने पहले ही बोल चुके हैं कि जब भी जनगणना होगी तब वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से होगी, सबको न्याय मिलेगा उसमें, और उसका सब आप सीधा जवाब यानी कि नहीं दे सीधा रहे? जवाब दे रहा हूँ, सबको एक साथ लेके जाति गणना होगी, सबको लेके इन्होंने विरोध किया है। चलिए ठीक है, आपका जवाब हो गया, और इसी के साथ आज की गरबा गरम बहस पुणे से थी, हो गया, ठीक है सर।